हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 सत्रिया और बिहू नृत्य का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर सीखेंगे। चूँकि पाठ का प्रश्नोत्तर बड़ा है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। आप ज़रूर अंत तक वीडियो देखें। चलिए सीखते हैं पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से कह नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, माँ एलिसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प 1, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। विकल्प बी, उन्हें असम बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। विकल्प सी, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। विकल्प डी, वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। पाठ पढ़ते समय इसके बारे में जान लिए थे, तो जो उत्तर सही है उसे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। विकल्प ए, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। प्रश्न 2, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा, क्यों। विकल्प 1, अनु के पास खिलौने थे। विकल्प बी, दोनों की आयु एक समान थी। विकल्प सी, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। विकल्प डी, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहते थे। तो कौन सा विकल्प सही है। विकल्प बी, दोनों की आयु एक समान थी। इस तरह इसका उत्तर आप लिखेंगे। खैर, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो इसे आपको स्वयं से करना है, छात्र स्वयं करें। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और पाठ को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। इस तरह आप उत्तर दे सकते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। स्तंभ 1, स्तंभ 2। स्तंभ 1 में आपके 6 दिए गए हैं शब्द, जिनको स्तंभ 2 से उसके उचित अर्थ से मिलान करना है। पहला है सत्र। अब स्तंभ 2 आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय नहीं हो सकता है, क्योंकि पाठ में यह नहीं था। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था। असम में मनाए जाने वाला एक त्यौहार। यह असम में नए साल की शुरुआत और वसंत के आगमन का प्रतीक। भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है। ये असम के मठ हैं, इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों से हुई है। तो समझ में आ गया कौन सा सही है। 6, इसे आप लिख देंगे। दूसरा है बोहांग बिहू, जो सही है उसके साथ आप मिलान कर देंगे। असम में मनाए जाने वाला एक त्यौहार, यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। लंदन, तो क्या होगा इसका। यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी।
लंदन है। गुवाहाटी क्या है? भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी। अब ब्रिटिश अकादमी यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है और ब्रिटिश शताब्दी ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का समय यह ग्रेगरी कैलेंडर है। इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। क्या? असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। कहाँ है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो आप इसका उत्तर इस तरह दे सकते हैं। असम पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार है। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है। असम के चाय के बागानों में देश के आधे से ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं बिहू, भोगली, बोहग बिहू और कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। खैर, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नृत्य संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उत्तर: नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर दे देंगे। उत्तर देखिए। मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई। उसने इतने लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षक नृत्य देख वह मंत्रमुग्ध थी। उसके मन में भी बसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव पर सोच रही थी। इस तरह आप उत्तर देंगे। खैर, बिहू एक कृषि त्यौहार है, कैसे? उत्तर: असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान जब बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। इस तरह से बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद भी एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था। पाठ इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोजकर लिखिए। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण आपको खोजना है। उत्तर:
लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वह नृत्य करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया, जो यह बताता है कि लंदन जाने के बाद भी उसके मन में असम छाया रहा। समय के बदलने के साथ साथ सत्रिया नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? उत्तर, सत्रिया नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सत्रिया नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिया नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही समर्पित और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे, यानी पहले पुरुष करते थे। आगे चलकर सत्रिया नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगीं। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई, यानी सभी महिलाएं भी सत्रिया नृत्य करती हैं। इस तरह उत्तर होगा। निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान होने के बाद वे उसी शाम के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इन वाक्यों में बिहू और असम का एक रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभव का वर्णन किया गया है। तो इसे एक बार फिर से पढ़ना है। निबंध एक रचनात्मक गतिविधि होती है, तो अतः विद्यार्थी स्वयं अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने अध्यापक के एवं इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। निबंध की आप स्वयं रचना करेंगे। अनुमान या कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। क, बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया? यह प्रश्न है। उत्तर, भारत के असम राज्य के लोक नृत्य बिहू त्यौहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहू से। समूह में नाचते स्त्री पुरुष अत्यंत उत्साहित थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग के डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक धारण कर रखी थी। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित था। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार क्या था? अचंभित था। इस तरह इसका उत्तर होगा। ख, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी मां एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? तो पाठ पढ़ते समय ये देखे थे। उत्तर, मां एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति
ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए ज़रूरी दस्तावेज संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। इस तरह इसका उत्तर देंगे। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? उत्तर, हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण काफ़ी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता है। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है, इसलिए बरगद के पेड़ का चुनाव किया गया। शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द इसमें लिखने हैं। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। संकेत में दिया है असम के नृत्य, त्यौहार, भाषा आदि। तो चलिए देखते हैं। असम बना है, बिहू वहाँ का नृत्य हो गया, सत्र वहाँ का मठ हो गया, सत्रिया सत्र का नृत्य सत्रिया हो गया, असमिया वहाँ का भाषा हो गया, दिसपुर असम की राजधानी हो गई, गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर हो गया। इस तरह आप इसे करेंगे। 3 बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला बिहू है रोंगाली या बोहाग, बैसाख, सामान्यतया अप्रैल माह में। कब? अप्रैल में इसे मनाया जाता है। भोगाली या माघ, माघ सामान्यतया जनवरी में मनाया जाता है। कोंगाली या काटी, कार्तिक सामान्यतया अक्टूबर में मनाया जाता है। तो यह 3 बिहू असम में मनाया जाता है। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। तो उत्तर आप जानते ही होंगे, क्या होगा? एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा अप्रैल के महीने में भारत पहुँचे थे। यह अवसर रोंगाली या बोहाग का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है, जिसमें किसान बीज बोते हैं। इस तरह यह उत्तर होगा। तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेती में क्या कर रहे होते हैं। तो अभी पीछे भी पढ़ लिए। उत्तर, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं और इसे रोंगाली या बोहाग कहते हैं। दूसरी बार धान रोपने पर जिसे भोगाली या माघ कहते हैं। तीसरा, जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, इसे कोंगाली या काटी कहते हैं। इस तरह 3 बिहू मनाते हैं। पाठ से आगे। आपकी बात। अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसे ही अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो आपको जिस नाम से पुकारा जाता है उसे आप स्वयं करेंगे।
छात्र स्वयं करें। ख, आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा है, पता करके बताइए। तो उत्तर छात्र माता पिता, शिक्षक एवं इंटरनेट की सहायता से स्वयं करें। अपने नाम का पता करना है और किसने नाम रखा है उसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। ग, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। तो कौन से खेल आप मित्र के साथ खेलते हैं, तो आपको इसके बारे में स्वयं बताना है। ग, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो छात्र शिक्षक एवं इंटरनेट की सहायता से स्वयं करेंगे कि आपके प्रांत में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है और कौन सा नृत्य आप करना चाहते हैं। पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्य में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। मानचित्र के लिए देखें तो इस वेबसाइट पे आप जा कर के इसे मानचित्र में देख भी सकते हैं। देखिए ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, सिक्किम, मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। यानी जो बीता है उस दुनिया में भी पहुंच सकते हैं, जो आने वाला है उसके बारे में भी दिखा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं। क्या यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहोगे और क्यों? आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके बारे में लिखेंगे और क्यों जाना चाहते हैं उस स्थान पर, इसके बारे में आपको लिखना है। आप इस तरह लिख सकते हैं, यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं प्राचीन भारत के गुप्त काल में जाना चाहूँगा, क्योंकि वह समय भारत का स्वर्ण युग था। इस समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, जब कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति में बहुत प्रगति हुई थी। इस युग के महान विद्वान और वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट और कालिदास से मिलने का अनुभव अद्भुत होगा। उस समय की सभ्यता और जीवन शैली को देखना मुझे बहुत रुचिकर लगेगा। इस तरह आप भी लिख सकते हैं। खैर, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? तो आप अपनी सोच से, अपनी समझ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो मैं एक भाषा अनुवादक चिप बनाना चाहूँगा। यह चिप सभी भाषाओं का तुरंत अनुवाद कर सके ताकि कोई भी व्यक्ति विश्व की किसी भी भाषा में संवाद कर सके। इससे भाषा की दीवारें गिर जाएंगी और विश्व भर के लोग एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकेंगे। इसलिए मैं क्या बनाना चाहूँगा? भाषा अनुवादक चिप। आप भी जो आपके अंदर विचार है उसे आप लिखेंगे। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है?
संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसे लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय का यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। हाँ, उत्तर हाँ, मैंने एक बार संग्रहालय की यात्रा की है। मैंने वहाँ बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ और ऐतिहासिक वस्तुएं देखी। वह अनुभव ऐसा था मानो मैं पुराने समय में चला गया हूँ। अगर फिर से अवसर मिला तो मैं अवश्य किसी और संग्रहालय की यात्रा करूँगा और उसके बारे में भी अपनी कक्षा में ज़रूर बताऊँगा। इस तरह आप इसका उत्तर दे सकते हैं। खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। प्रश्न क्या? अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? तो आपको सोच समझकर उत्तर लिखना है। अनु के खिलौने के बारे में जान ही रहे हैं, एंजेला के कैसे होंगे इसके बारे में विचार करना है। जैसे अनु के खिलौने लकड़ी और नारियल की जटाओं से बने थे और पारंपरिक शिल्पकला के नमूने थे जो सामान्य प्लास्टिक के खिलौने से अलग और विशिष्ट थे। लंदन में एंजेला के खिलौने शायद आधुनिक और तकनीक आधारित रहे होंगे, जैसे रोबोटिक खिलौने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स, जो आमतौर पर पश्चिमी देशों में ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। इस तरह उसका उत्तर देंगे। खैर, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। तो जिस खिलौने से आप खेलते हैं उसके नाम आप बता सकते हैं। जैसे उत्तर में हम कई तरह के खिलौने से खेलते हैं, जैसे गुड़िया और गुड्डा अधिकतर लड़कियां खेलती हैं, बच्चों के लिए लोकप्रिय है। गाड़ी और ट्रक छोटे बच्चों के बीच पसंदीदा खिलौने हैं। लेगो ब्लॉक्स रचनात्मक बढ़ाने वाले खिलौने हैं। पजल्स दिमागी खेल के रूप में लोकप्रिय हैं। रिमोट कंट्रोल कार एक रोमांचक खिलौना है। सॉफ्ट टॉयज जैसे टेडी बियर जिन्हें बच्चे गले लगाकर खेलते हैं। क्रिकेट बैट और बॉल आउटडोर खेलों में पसंद किए जाने वाले खिलौने हैं। इस तरह आप खेलों के नाम और खिलौने बता सकते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से कौन कौन से खिलौने मिलते हैं, आप उसका उत्तर देंगे। उत्तर हमारे यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने अनेक खिलौने प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने, हाथी घोड़ा आज बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने, कागज़ के खिलौने, क्ले मिट्टी से बने खिलौने आदि। तो इनका प्रयोग किया जाता है। किस तरह के खिलौने? हाथ से बनाए हुए। भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज़ मिट्टी आदि से कोई न कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए, तो आप स्वयं यह कार्य करेंगे। जैसे ये सब खिलौने बने हुए हैं, ऐसे कोई आप भी खिलौना बना सकते हैं। पत्र मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी को पत्र लिखकर बताइए अनु की आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो आप इस तरह पत्र लिखेंगे, प्रिय सखी अनु नमस्ते। इसके ऊपर आप अनु का एड्रेस भी दे सकते हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम सपरिवार कुशल पूर्वक होगी। मैं लंदन जब से आई हूँ तब से भारत की बहुत याद आ रही है। यहाँ की भीड़ और व्यस्तता के बावजूद भारत का अपनापन, तुम्हारी दोस्ती और वहाँ बिताए पल मुझे बहुत याद आती हैं। वह बिहू नृत्य, सत्यानृत्य और त्यौहार पर बना जायकेदार भोजन आदि बहुत याद आती हैं।
तुम्हारे साथ बिताए पल और तुम्हारी हंसी मुझे बेहद याद आती है। उम्मीद है हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। अपनी खबर देना ताकि मुझे कुछ सुकून मिल सके। तुम्हारी प्रिय सखी एंजेला। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। खैर, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तो ये आपका पोस्ट कार्ड है और ये क्या है, अंतर्देशीय लिफाफे हैं। तो आप देख लिए, आपको किसी को लिखना है तो ज़रूर लेकर के लिखें। छात्र स्वयं करें। गए। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए डाक टिकट हैं। कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो ये सब चित्र दिए हैं, किताब में थोड़ा बड़ा होगा तो आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो जो डाक टिकट आपको अच्छा लगेगा उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे उत्तर, मुझे मुंशी प्रेमचंद पर जारी डाक टिकट बहुत ही अच्छा लगा। वह प्रसिद्ध कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। इस तरह आपको जो अच्छा होगा उसके बारे में लिख देंगे। खैर, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है? उत्तर, जारी हुए डाक टिकटों पर लेखकों के तस्वीर के साथ उनके नाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है। उनके नाम किस में लिखा होता है? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। उनके जन्म और मृत्यु का तिथि भी अंकित किया जाता है, लिखा जाता है। तो इस तरह यह उत्तर होगा। आज की पहेली। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेली। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियों आप पहली बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। तो आ गए क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 पहेलियाँ हैं। असमिया पहेली, हिंदी पहेली और संकेत दिया गया है। हाथी रे दांत कदम पात, हाथी के दांत सी कदम की पात से। तो ये आपका दिख रहा है मूली। पानी या से माछ ना आई, हावी या से बाघ ना आई। पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। तो क्या है? नारियल। आई बुल्लीले ने लागे, बोपाई बुल्लीले लागे। लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए। तो ये क्या है? जीभ। जीभ। सै चरण कृष्ण च वरण, पेट काट लेव नाई मरण। काला तन और 6 है चरण, पेट कटे पर भी न मरण। तो क्या है? चींटी। भूखे प्यासे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह इन पहेलियों को आप सीखें। आप एक दूसरे से पहेलियाँ पूछ करके इसे और ध्यान से सीख सकते हैं। झरोखे से। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं यह क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, तो पढ़िए आगे। तो मूंगा सिल्क के बारे में यहाँ बताया गया है। असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर
हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहनते देखता था। यह साड़ी सरें भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल तथा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार के अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियाँ पहनकर आई थीं। अनेक पुरुष ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे, बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का प्रसिद्ध मूगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। क्या होता है? सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा। मूंगा का क्या अर्थ है? पीला या गहरा भूरा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूगा सिल्क की साड़ियों की एक और खूबी है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती है। ध्यान देना, 50 वर्ष तक। और धुलाई के बाद क्या होता है? उनमें निखार आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधि गुण भी होते हैं। तो इस तरह मूगा सिल्क के बारे में हम पढ़ें, जिसे विमल श्रीवास्तव जी ने लिखा है, शोध पत्रिका अप्रैल 2008 में। साझी समझ। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों? अपने समूह में बताइए। तो हमने मूंगा सिल्क के बारे में पढ़ा, क्या अच्छा लगा इसको बारे में आपको लिखना है। जैसे उत्तर, मुझे इस लेख में मूंगा सिल्क की जानकारी बहुत अच्छी लगी। मुझे इस लेख में मूंगा सिल्क की जानकारी बहुत अच्छी लगी। मूंगा सिल्क देश के पूर्वोत्तर राज्यों में मिलता है। यह सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि इससे बनी साड़ी 50 वर्षों तक खराब नहीं होती है। इसे सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। मूंगा सिल्क से बने कपड़ों में धुलाई के बाद और भी निखार आ जाता है। ये सब जानकारी मुझे अच्छी लगी। खोजबीन के लिए असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट, कड़ियों तथा QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। असम बिहू लोकगीत, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, भाषा संगम असमिया और मुकोली बिहू। तो इन सभी को आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दिया जा रहा है। असम बिहू लोकगीत। बिहू असम का एक प्रमुख त्यौहार है जो खेती से जुड़ा हुआ है। बिहू के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत बिहू गीत कहलाते हैं, जिनमें प्रेम, प्रकृति और सामाजिक जीवन का जिक्र होता है। सत्रिया नृत्य, यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है
जिसे महान संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। यह नृत्य भगवान विष्णु की भक्ति में किया जाता है और असम के सत्रों में प्रदर्शन होता है। तो ये सत्रिया नृत्य जो पाठ में पढ़े ही हैं। मणिपुरी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो मणिपुर राज्य का पारंपरिक नृत्य है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की लीला को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। किसके? कृष्ण और राधा के लीला को। भारत के लोक नृत्य। भारत में हर राज्य का अपना अनूठा लोक नृत्य है। पंजाब में भंगड़ा, गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, उड़ीसा का गोटीपुआ और कई अन्य लोक नृत्य भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य। पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के भी अपने पारंपरिक लोक नृत्य हैं। यह नृत्य वहाँ के जनजातीय संस्कृतियों को दर्शाते हैं। भाषा संगम असमिया। भाषा संगम एक सरकारी पहल है जो विद्यालयों में भी चलाया जा रहा है इस समय, जिसका उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं से लोगों को परिचित कराना है। इसमें असमिया भाषा भी शामिल है जो असम की प्रमुख भाषा है। मुकोली बिहू। यह बिहू का एक खास रूप है जो खुली जगह में बिना किसी मंचन के किया जाता है। इसमें आम जनता भी हिस्सा लेती है और यह बिहू त्यौहार के दौरान बहुत प्रचलित है। मुकोली बिहू। इन सभी कलाओं और संस्कृतियों को इंटरनेट और QR कोड की मदद से देखा और समझा जा सकता है, जिससे आप घर बैठे पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले सकते हैं। इस तरह इसको आप जानें। धन्यवाद। आज बस इतना है।